ओके हाय ऑल। तो आई एम श्योर कि आपकी जो भी प्रिपरेशन होगी वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में या फिर अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको देखने जो मिल सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, क्योंकि 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द फर्स्ट नेशनल इनकम कैलकुलेशन ऑन साइंटिफिक बेसिस इन इंडिया इज इन द ईयर ऑफ, कि पहला कब किया गया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 1931 टू 1932। और नेक्स्ट की बात करें अगर एनएनपी मीन्स क्या होता है, तो जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन। तो जीडीपी माइनस अगर डेप्रिशिएशन करते हैं तो हमको एनडीपी मिलेगा, एनएनपी नहीं मिलेगा। जीडीपी माइनस जीडीपी प्लस डेप्रिशिएशन, तो ये तो पूरा फॉर्मूला ही गलत हो गया। एनएनपी माइनस डेप्रिशिएशन ये भी हमारा गलत हो गया। तो जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन जब हम करेंगे तो हमको पता है कि जी में से जब हम डेप्रिशिएशन को माइनस करते हैं, जैसे आपको पता है कि जी में से जब आप डेप्रिशिएशन को माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, एन मिलता है। तो आपको एनएनपी मिल जाएगा। तो आंसर विल बी डी। ओके नेक्स्ट की बात करें, कह रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द मेजर एलिमेंट इन। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को निकाला जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 सेक्टर मॉडल। अगर आपने मॉडल पढ़े होंगे तो इसका आंसर होगा आपका 4 सेक्टर मॉडल। ओके नेक्स्ट की बात करें, कह रहे कॉटन यार्न्स परचेज बाय हैंडलूम वर्कर। तो जब अगर आप कॉटन परचेज कर रहे हैं एक हैंडलूम हाथ से बनाने वाला कोई वर्कर, तो उसके लिए वो किस तरह का गुड होगा। आप सभी को पता है कि वो किस तरह का होगा, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड होगा, कंज्यूमर गुड नहीं होगा, क्योंकि वो उसको फिर से क्या करने वाला है, वो उसको जस्ट अ सेकेंड, वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करने वाला है। तो जब वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेगा तो वो उसके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। नेक्स्ट की बात करें अगर, कह रहा है कि इन्फ्लेशन ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेना, दीज आर द फेमस वर्ड ऑफ। ये किसने कहा है, तो ये आपको बताना है कि इन्फ्लेशन के बारे में जो ये आपको सेंटेंस दिख रहा है ये वर्ड किसके हैं। तो अगर आपका जो राइट आंसर होगा वो किस ये होगा, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ने ये कहा है कि जो आपका इन्फ्लेशन है वो हमेशा रहेगा और हर जगह रहेगा मॉनेटरी फेनोमेन की तरह। ओके नेक्स्ट की बात करें, कह रहे हैं व्हेन द राइस प्राइस इज वेरी स्लो लाइक दैट ऑफ स्नेल इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जब प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो जैसे कि एक स्नेल चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो आंसर विल बी सी। ओके कह रहे द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजी फेयर वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये किसका कॉन्सेप्ट था। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, जस्ट अ सेकेंड, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो आपका दिया गया है ये दिया गया है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी ए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये किसने कहा है कि सप्लाई जो है वो अपना खुद का डिमांड क्रिएट कर लेगा। तो ये जो वर्ड है ये वर्ड है आपके जेबी से के। ओके तो आपका आंसर इसमें भी हो जाएगा ए, जेबी से। नेक्स्ट की बात कर लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी की क्लासिकल जो थ्योरी दी गई है उसमें कौन सा ऐसा है जो कि एक अजम्पशंस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। ओके डिफेक्ट इन एसएनए इंक्लूड, तो अगर इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली बात है कि इसमें निगलेक्ट डिप्रेशन भी इंक्लूड होता है, निगलेक्ट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, और एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंड द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव। कह रहे ग्रीन अकाउंटिंग अकाउंट्स फॉर, ग्रीन अकाउंटिंग जो होती है वो हम क्यों बनाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी इन्वायरमेंटल क्या हो रहा है, कॉस्ट जो है उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, या फिर जो भी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज है वो जिनमें डिप्रेशन आ रहा है,
तो आपका जो रीजन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी। ऐसी बात कर लेगा क्वांटिटी ऑफ मनी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्वांटिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी विल बी डिटरमाइन द, कि क्वांटिटी ऑफ मनी क्या डिटरमाइन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्राइस लेवल। क्या डिटरमाइन करेगा, वो आपको प्राइस लेवल बढ़ाएगा कि प्राइस लेवल राइज हो रहा है या फिर घट रहा है। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है अंडर जो किन्स क्रॉस मॉडल है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है उसमें। तो जो किन्स मॉडल आपको दिए गए हैं उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका एक्सोजीनियस वेरिएबल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। कह रहे विच इज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स, कि ये जो आपको ये जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला ये जो दिया गया है ये किस इकोनॉमिक्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ये जो है एसी पिगू ने दिया था। ओके, कह रहा है अकॉर्डिंग टू किन्स व्हाट कॉज चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर, जो भी एंटरप्रेन्योर है तो किस कारण वो जो है चेंज करता है अपनी जो भी उसके इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट है उनको। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट की बात करें क्या, द डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड लीड्स टू, कि अगर जो भी आपकी डिफिशियंसी आ रही डिमांड में, डिप्रेशन जो आपका चल रहा है पीरियड में, तो वो क्या उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से जो है हमारा जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे, कह रहे हैं इन किन्स मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन ऑन्टोनिमस इन्वेस्टमेंट आकर ड्यू टू, क्यों जो आपका ऑन्टोनिमस का मतलब आपको पता है कि ऑन्टोनिमस मतलब आप अगर आपने पढ़ा होगा 12th अच्छे से तो आपको ऑन्टोनिमस का मतलब पता होगा। और आप ऑन्टोनिमस का मतलब मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट की अगर बात करें कि अर्ली किन्सन इकोनॉमिक्स व्यू इज, तो इनका जो अर्ली का जो किन्स है इकोनॉमिक्स व्यू क्या कहते हैं, तो इनका जो इकोनॉमिक व्यू है ये कहता है कि मनी डज नॉट मैटर, कि मनी मैटर नहीं करती है अगर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो आपको पता है कि फिजिकल पॉलिसी में क्या होते हैं, हम नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो आपको पता है कि फिजिकल पॉलिसी कौन कौन सी होती है, हमारे हमारे जितने भी रेट होते हैं जो कि बैंक के द्वारा वो किए जाते हैं वो सारे होंगे। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या आपका होगा, तो आपका होगा बैंक रेट क्या है, ये आपकी फिजिकल पॉलिसी नहीं है। ओके, ये आपकी क्या है, ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। डन। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल मल्टीप्लायर, सिंपल मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यार वी ऑल नो दैट कि 1/1 माइनस एमपीएस, और 1 माइनस एमपीएस करने के बाद आपको एमपीएस में एमपीसी करने के बाद एमपीएस मिलता है, और उसी एमपीएस से हम 1 को डिवाइड करते हैं और वही हमारा मल्टीप्लायर होता है। द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इन किन्स क्रॉस मॉडल इज, ये जो बैलेंस होता है उसका वो क्या होता है, तो वो इक्वल टू क्या होता है, वो इक्वल टू 1 होता है। अभी आपने ऊपर देखा डिवाइड हम किस में करते हैं, 1 में करते हैं। कह रहे द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर फर्स्ट डेवलप्ड बाय, तो मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एफ.ए. खान द्वारा दिया गया है। तो ये वो आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। कह रहे द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो वो आपका क्या है, चेंज इन जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू चेंज इट लाइक दैट, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है। आपका जो हो जाएगा वो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लायर, की कौन से वाले में एप्लीकेशन नहीं होता है, कौन सा है ऐसा, तो आपका जो हो जाएगा वो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है इसमें हमको मल्टीप्लायर की जरूरत नहीं होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी विल बी द आंसर विल बी सी। अब बात कर ले 25 का, विच ऑफ द फॉलोइंग द फीचर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इन इज नॉट करेक्ट, कौन सा वाला जो फीचर का है वो करेक्ट नहीं है। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा डी, कि एम बी इज इक्वल टू पी आर नहीं होता है।
नेक्स्ट की बात करें, द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू बिलीव द करेंसी ऑफ नॉमिनल वैल्यू एट प्रेजेंट टू बी इक्वल टू परचेजिंग पावर एट अ प्रीवियस पॉइंट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? तो दिस विल बी कॉल्ड सी, यानी कि मनी इल्यूजन कहते हैं। ओके, ओह नो, जस्ट अ सेकेंड, इसको क्या कहते हैं? मनी इल्यूजन कहते हैं। अगर नेक्स्ट की बात कर ले, कह रहा था रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल अंडर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज। तो उनका रिलेशन कैसा होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि डायरेक्ट और डायरेक्ट उनके बीच में रिलेशन होता है। तो आप सभी को पता है कि उनका रिलेशन कैसा होता है, जो भी सप्लाई ऑफ मनी होती है और प्राइस होती है, तो हमने पढ़ रखा था सप्लाई और प्राइस के बीच में क्या होते हैं? डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है कि इन केस कंजम्पशन थ्योरी द चीफ फैक्टर दैट डिटरमाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि आंसर विल बी डी। नेक्स्ट की बात कर ले, अगर कह रहा है कि अंडर किस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम इज। तो उनके बीच का रिलेशन कैसा होता है? तो उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो आपका नॉन लीनियर प्रोपोर्शनल होता है। ओके ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे, इक्वेशन m इक्वल टू KPT इज प्रोपाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट। तो जो आपका ये वाला जो इक्वेशन दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो इक्वेशन ये आपके रॉबर्टसन ने दिए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इन इक्वेशन C इज इक्वल टू A प्लस बी बाई द वैल्यू ऑफ B लाइज बिटवीन। तो जो वैल्यू B लाइज होती है वो किसके किसके बीच में लाइज होती है? तो आपको पता है कि ये किसके किसके बीच में लाइज होती है? तो ये 0 से और 1 के। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 to 1, मतलब वो 0 से बड़ी होगी पर लेस देन 1 होगी। फिर द रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड MPC इन किन साइकोलॉजिकल कंजम्पशन फंक्शन इज। तो MPC और APC के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो द आंसर विल बी, जो आपका MPC होगा वो लेस देन होगा किससे? जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जो आपका MPC होगा वो आपके APC से छोटा होगा। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है अंडर किन्स कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन इज। कंजम्पशन क्या होता है आपका? तो अगर इसकी बात करें तो ये जो हमारा होता है वो स्टेबल होता है। तो आंसर विल बी स्टेबल। ओके, नेक्स्ट की बात करें, अंडर क्लासिकल थ्योरी डिमांड फॉर लेबर इज द सेम एज। तो जो डिमांड होती है वो सेम होती है किसकी तरह होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 34 का आपका वो हो जाएगा एमपी कर्व ऑफ लेबर। आंसर विल बी ए। द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मनी स्टॉक एंड प्राइस लेवल इज। तो ये क्या है? तो ये जो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, बताता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट की बात करें, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ केन्सन थियरी, कि कौन सा ऐसा जो फीचर नहीं है। तो जो केन्स की थ्योरी दी गई है उसमें वेजेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इनका फीचर नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके, मनी ऑन विंग्स इंडिकेट। तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ फंक्शन में इंडिकेट करता है। और इसी बात है कि मनी क्या बताता है? मनी ये बताता है कि आपका जो मीडियम एक्सचेंज का है वो है मनी है। कैश बैलेंस अप्रोच इन क्वांटिटी थ्योरी एम्फसाइज ऑन, ये किस पे एम्फसाइज होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके, तो आपका आंसर इसमें भी हो जाएगा, आंसर विल बी बी। In the classical theory, just a second. In the classical theory, output and employment are determined by। तो क्लासिकल थ्योरी में आपके आउटपुट एंड जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? द आंसर विल बी, आपको पता है कि प्रोडक्शन फंक्शन के द्वारा भी डिटरमाइन होते हैं और डिमांड इफेक्टिव डिमांड के द्वारा भी डिटरमाइन होते हैं। तो आपका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कह रहा है अंडर किन्स थ्योरी सॉरी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जो है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये इफेक्टिव डिमांड के द्वारा आप डिटरमाइन करते हो।
नेक्स्ट की बात करें द कॉन्सेप्ट मनी इल्यूजन इज फर्स्टली पॉइंट आउट बाय, किसके द्वारा ये पॉइंट आउट किया गया था? तो ये जो है इरविन जो फिशर थे उन्होंने इसको, ओके, तो इरविन फिशर के द्वारा इसको किया गया था। चलो, तो फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू, कौन सा इक्वेशन जो है वो ट्रू नहीं है? तो आपको पता है कि हम एपीसी में से कभी भी अगर -1 करेंगे तो हमको एपीएस नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं एपीसी, देन हमको एपीएस मिलता है। अब बात कर ले अंडर क्लासिकल थ्योरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा डिटरमाइन होता है क्लासिकल थ्योरी में? तो हम सभी को पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा डिमांड ऑफ कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ सेविंग्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट की बात करें अगर, दिस इंडिपेंडेंस ऑफ रियल वेरिएबल फ्रॉम चेंज इन मनी सप्लाई एंड नॉमिनल वेरिएबल इज कॉल्ड, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? तो ये जो है हमारा क्लासिकल डिक्टोमी कहलाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्लासिकल डिक्टोमी। नेक्स्ट की बात करें अगर, कह रहा था एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई डज नॉट अफेक्ट द रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इंडिकेट, तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये जो है इंडिकेट करता है कि ये न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को इंडिकेट करता है। तो आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है एन इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट in the economy which arises out of increasing consumption demand and rise in real wealth is called, तो ये जो आपका हो जाएगा द आंसर विल बी डी, पीगू इफेक्ट है ये। which of the following measure have to be adopted to curb out inflation from the economy, कौन सा आप अपनाओगे? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज टैक्सेशन। अगर इन्फ्लेशन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप कोशिश करोगे कि इकोनॉमी में पैसा कम रहे तो एक्सपेंडिचर को आप कम करोगे, टैक्सेशन बढ़ाओगे ताकि लोग ज़्यादा टैक्स पे करें। जब वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो क्या करेंगे, वो उनकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है जस्ट अ सेकेंड, कह रहा है ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन पीरियड अनएम्प्लॉयमेंट इन यूएसए कितने से वो बढ़ गया था? आंसर विल बी बी। ओके, 49 की बात करेंगे, किन्स इंट्रोड्यूस द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन द ईयर, किस ईयर में कि आपको ये क्वेश्चन देखने मिल सकता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1936। ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका of the following have to be adopted to remove the recession from the economy, कि कौन सा अगर रिसेशन है तो आप अपनाओगे तो आप जो है क्या करोगे, गवर्नमेंट जो भी है उनको इंक्रीज करोगे, जस्ट अपोजिट जो ऊपर हम लोग कर रहे थे, क्योंकि डिफ्लेशन के टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी और जो भी आपके टैक्सेशन है उनका जो रेट थे उन पर वो डिक्रीज करेंगे। तो आई एम श्योर कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये पार्ट 1 है और इसके एक पार्ट में बाकी जो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी उसमें मैं पूरे 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कराने वाली हूँ। तो बी विथ मी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल या एंड अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और प्लीज़ डू शेयर विथ दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।